अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। अगर मूल निवासी तुम सो गए तो देश के ब्राह्मण वतन बेच देंगे। तथा कथित आजादी के 74 साल से इस देश के मूल निवासियों का शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, ठेका में, पट्टे में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी नहीं। कि जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हो उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदलते ना ही राहें अपनी। अरे मर्द तो वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। मूल निवासी बहनों तथा भाइयों, साथियों, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। अगर मूल निवासी तुम सो गए तो देश के ब्राह्मण वतन बेच देंगे। साथियों, देश में ब्राह्मणों का चरित्र जो है वो बहुत धोखेबाजी का चरित्र है और इनका चरित्र जो है वो सांप से भी ज्यादा भयंकर है। इसीलिए ज्योतिबा राव फूले ने कहा था कि अगर सांप और ब्राह्मण दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले किसे मारना चाहिए? पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए। इसलिए कि सांप के काटने से तो एक व्यक्ति मर जाता है, मगर दवा दारू कराने से वो ठीक भी हो सकता है, मगर ब्राह्मण जब डस लेता है तो कई पीढ़ियां मर जाती है उसकी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और हजारों साल से उसका दंश हमारे समाज को, इस मूल निवासी समाज को झेलना पड़ रहा है। तो आज देश को 74 साल हो गए, तथा कथित आजादी के 74 साल हो गए, और इस 74 साल में देश की सत्ता और व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने एकाधिकार कब्जा कर रखा है। लोकतंत्र में जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित देश का संविधान देश में लागू हुआ और देश में लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ, तो लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ बनाए गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार तंत्र, आज तथा कथित आजादी के चारों स्तंभों से इस देश का मूल निवासी महरूम कर दिया गया है। आपकी हिस्सेदारी देश के लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में लोग का मतलब लोगों से होता है। ये तंत्र विकसित करते हैं, हमेशा हमारे विरोध में तंत्र विकसित करते हैं और लोग गायब कर दिए हैं। जबकि लोकतंत्र में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार लोकतंत्र में, लोकतंत्र का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व यानी भागीदारी। मगर 74 साल से, तथा कथित आजादी के 74 साल से इस देश के मूल निवासियों का शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, ठेका में, पट्टे में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी नहीं। हमारी हिस्सेदारी को इस 74 सालों में ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। और खत्म कैसे किया? खत्म इस तरह से किया कि जब देश में 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी की घोषणा ब्राह्मणों ने किया कि हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, इसका झूठा ढिढोरा पीटा। ढिढोरा पीटने के पहले ही 2 सितंबर 1946 को, जब हमारी देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या मूल निवासी 90% इस देश में आज की तारीख में है, सत्ता मूल निवासियों के हाथ में आनी चाहिए थी, मगर धोखेबाजी का चरित्र ब्राह्मणों ने प्रदर्शित किया और हमारे समाज के लोगों को, पूरे देश के लोगों को ब्राह्मण धोखा देते हुए 2 सितंबर 1986 को गांधी, नेहरू और पंत ने, देश के ब्राह्मणों ने मिलकर के इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू को बना दिया।
देश में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी। देश का प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उसमें 2 दावेदार हुए। एक ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ, दूसरा हमारा पुरखा सरदार पटेल हुए। 15 प्रोविंशियल कमेटी ने वोट किया, 1 वोट नेहरू को मिली, 13 वोट हमारा पुरखा सरदार पटेल पाया। मगर लोकतंत्र का इस तरह से गला घोटा ब्राह्मणों ने देश के अंदर कि 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और हमारा पुरखा जिसे 13 वोट मिली, बहुमत का समर्थन होते हुए भी हमारे पुरखों के देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। ये ब्राह्मण का चरित्र है। हमारे साथ धोखेबाजी हुई। जब पंडित नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के जितने ब्राह्मण थे, पंडित पुरोहित थे, राजे महाराजे थे, सेना पुलिस के अधिकारी थे, जितने भी देश के न्यायाधीश थे, जितने भी डीएम और एसपी थे, सारे के सारे लोग ब्राह्मण जितने थे वो कांग्रेस में छा गए और ब्राह्मणों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। तब पंडित नेहरू ने सोचा कि आज सत्ता में हम हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार विपक्ष भी होता है, विपक्ष में भी ब्राह्मण की ही पार्टी होनी चाहिए। अगर विपक्ष में इस देश का मूल निवासी भी आ गया तो हमको सत्ता से बेदखल करने में उसको समय नहीं लगेगा। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लोगों को संविधान की धारा 219 में वोट का अधिकार दिया और बाबा साहब ने कह दिया था कि ये मेरे समाज के लोगों, बहुजनों, इस देश के मूल निवासियों, जाओ अपने दरो दीवार पर लिख दो कि अब तुम्हें इस देश का मालिक बनना है। मगर हमारे देश में हमारी आबादी 90% इस देश में है और 74 सालों में अभी तक इस देश के मालिक हम नहीं बन पाए। सारे हक और अधिकार हमारे छीन लिया ब्राह्मणों ने, सारे हक अधिकार। आज जमीन जायदाद पर ब्राह्मणों ने 94% कब्जा कर रखा है। सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों ने 80% कब्जा कर रखा है। देश की न्यायपालिका पर ब्राह्मणों ने 97% कब्जा कर रखा है। देश की सरकारी नौकरियों में 80%, रोजी और रोजगार में ब्राह्मण 97% है। मठों और मंदिरों में ब्राह्मणों का अकेले कब्जा है। इस तरह से हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। जबकि हमारे पुरखों ने भागीदारी का आंदोलन चलाया था आजादी के दौरान। जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, आजादी के आंदोलन में हमारे पुरखों ने शिरकत किया। हमारे पुरखों ने जिंदगी लगाई, जवानी लगाई, जेल गए, काला पानी हुआ, फांसी के फंदे पर चढ़े, मगर देश की आजादी के बाद उन्हें हिस्सा नहीं मिला। क्या हमारे पुरखों की यही सोच थी? हमारे पुरखों ने भी सोचा था कि जब देश आजाद होगा तो देश की आजादी जो चंद राजाओं, महाराजाओं, ब्राह्मणों, पुरोहितों की तिजोरियों में कैद है, उनकी तिजोरियों से निकलकर जब देश की आजादी खेतों और खलिहानों से होकर, झुग्गी झोपड़ियों से होकर गांव में गुजरेगी तो इस देश का किसान, इस देश का नौजवान खुशहाल होगा। मगर 74 सालों में देश का नौजवान, देश का किसान और देश का मजदूर आज तक देश में खुशहाल नहीं हुआ। देश का नौजवान खुशहाल नहीं हुआ, देश का किसान खुशहाल नहीं हुआ, देश का मजदूर खुशहाल नहीं हुआ। हमारे पुरखों की क्या यही सोच थी? क्या हमारे पुरखे पूरी जिंदगी लगाए और जिस आजादी के जिस आंदोलन को ब्राह्मण बड़ी शिद्दत के साथ उठाता है कि आजादी के आंदोलन में जालियांवाला बाग हत्याकांड से बड़ी लड़ाई भारत में नहीं हुई थी। जब अंग्रेज इस देश में हुकूमत कर रहा था तो उनको निकालने के लिए आजादी के दौरान जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाई थी और 200 लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड में मौजूद थे, जिसमें 174 लोगों को गोली का शिकार होना पड़ा और मौत के घाट उतारे गए। वो हमारे पुरखे केवल SC-BC के लोग थे, SC-BC के लोग थे। आपको जान के हैरानी होनी चाहिए कि उस समय जालियांवाला जो बाग हत्याकांड था, उस जनसभा का आयोजन करने वाले हमारे देश के हमारा पुरखा नथु धोबी थे और बुद्धिराम चूड़ा जो जाट के चमार थे वो थे। मगर इतिहास में जब लिखने की बात आई, कलम ब्राह्मणों के हाथ में थी, जैसा चाहा देश का इतिहास लिख दिया। देश का सारा इतिहास है झूठ मूठ के लिखे हैं और बहुत सारी बातें झूठ मूठ की हमारे लोग मानते चले आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारी बातें झूठ मूठ की मानते चले आ रहे हैं। आज़ादी के दौरान अपनी जिंदगी लगाया, नथु धोबी शहीद हो गए, बुद्धिराम चूड़ा शहीद हो गए, मगर आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं। लेकिन इन कलम कसाईयों ने इतिहास के पन्नों में हमारे पुरखों का नाम नहीं लिखा। देश में भागीदारी, हिस्सेदारी का आंदोलन सर छोटू राम अहीर ने चलाया था 1916 में। हिस्सेदारी का आंदोलन सर छोटू राम अहीर हरियाणा की धरती से चला रहे थे तो अंग्रेजों
हम आपको बहुत सारी हिस्सेदारी दिए हैं, वक्त दीजिए, हम इसकी समीक्षा कराएंगे और समीक्षा करा करके जो भी हक अधिकार बाकी है उसे देने का काम करेंगे। हमको हक अधिकार देने के लिए साइमन कमीशन लंदन से भेजा गया, साइमन कमीशन लंदन से भेजा गया। साइमन कमीशन भारत में इस देश के हेडगरिया कुर्मी केवट चमार पासी धोबी धरिकार लोहार कुहार नाव तेली भूज कलवार सैनी माली मुरारी मुसलमान सबको हक अधिकार देने आया था, मगर पूरे देश के ब्राह्मणों ने साइमन कमीशन का भारी पैमाने पर विरोध किया। कहा साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध भारत की धरती पर अगर कहीं हुआ था तो पंजाब की धरती पर ब्राह्मण लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय इतना प्रबल विरोध साइमन कमीशन किया था कि अंग्रेजों ने इतनी लाठियां मारी कि लाला लाजपत राय का छाती फाड़ डाला और वो मारा गया। ब्राह्मणों देश का इतिहास लिख दिया कि लाला लाजपत राय देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। एकदम 100% गलत बात है साथियों। देश की आजादी के लिए शहीद नहीं हुआ, बल्कि इस देश के गरड़िया कुर्मी केवट चमार पासी धोबी धरिकार नाव तेली भूज कलवार मुसलमान को अधिकार ना मिले, इसलिए उसने अपनी जिंदगी गंवा दिया, अपनी जान की बाजी लगा दिया और शहीद हो गया। ये देश की सच्चाई है। इस 74 सालों में आज तक हम 52% इस देश में है। 1931 की जनगणना के अनुसार आज तक हमारे लोगों की, ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं हुई। 52% संख्या के अनुपात में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, मगर आज तक नहीं मिला। मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू की गई। जिस तरह से SC/ST की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है, इस तरह से आज भी भारत में ओबीसी के लोग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए एक्ट बनना चाहिए, मगर 74 सालों में आज तक एक्ट नहीं बना। हमारे साथी, हमारे सगे भाई मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों को आज आतंकवाद की नजर से ब्राह्मण लोग देखते हैं और उन्हें आतंकवादी करार करते हैं। इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणवाद आतंकवाद दोनों बराबर है। आतंकवाद आतंकवाद ब्राह्मणवाद की पर्यायवाची है। ब्राह्मणवाद और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इस देश में ब्राह्मण न तो समाजवादी है न बहुजनवादी है, वो सिर्फ ब्राह्मणवादी और आतंकवादी है। देश में जितने दंगे फसाद हो रहे हैं सब ब्राह्मण करता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। असीमानंद चटर्जी कौन है, प्रज्ञा ठाकुर कौन है, राजू जोशी कौन है, इंजीनियर कर्नल पुरोहित कौन है। इन लोगों ने अदालत में स्वीकार किया कि हमने कई स्थानों पर बम ब्लास्ट किया है और इशारा हमारे भाई मुसलमानों पर करते हैं। आतंकवादी, फसादी, दहशतगर्द केवल ब्राह्मण है। साथियों, हमको चिट्ठी भी आ गई है। हमारे मुख्य मेहमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय विकास चौधरी साहब के अगुवाई में पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से चल रहा है। मेरे साथियों, ये आपकी आज़ादी का आंदोलन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस देश के SC/ST OBC और माइनॉरिटी को आंदोलन करके, जन आंदोलन पैदा करके इस देश का आपको मालिक बनाना चाहता है। इसलिए आपको अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि इस राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा में आप साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ 2 लाइन समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हो उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदलते ना ही राहें अपनी, अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी समाज।